अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लो भाई, शाहीन क्लब में आज मेरे साथ हैं परवीन बाजी, शाहिदा बाजी और सिद्धू भाई। यानी रुस्तम दौरां, अफलातून जमा, अफरासियाब, यार जंग अरस्तु। सिद्धू भाई, अफलातून साहब कौन थे? अरे भाई, ये हिंदुस्तानी फिल्मों में मकाल में लिखा करते अच्छा थे। अच्छा। और ये रुस्तम साहब कौन थे भाई? शाहिदा बाजी, रुस्तम बाइसिकल के कारीगर थे। अच्छा। आज तक उनके नाम की बाइसिकल चलती है। और ये अफरासियाब कौन थे? अरे साहब, ये तो खुद मुझे भी नहीं मालूम। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग अपने लंबे चौड़े नाम रख लेते हैं और खुद अपने ही नाम के मानी भी नहीं जानते। हाँ, वाकई ये बिल्कुल गलत बात है। आबिदी भाई, आपने वो कहावत सुनी है, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल? सुनी तो है, सुनिए क्यों? क्या ये कहावत भी आप ही के घर से चली थी? जी नहीं, हमारे घर में बिल्कुल उल्टा मामला था। जी, वो तो आज तक नजर आ रहा है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे थे, मगर किसी का नाम मोहम्मद फाजिल नहीं था। अच्छा, आपके घर में सब पढ़े लिखे थे? जी हाँ शाहिदा बाजी, हमारे घर के बारे में मशहूर था कि इस घर के तो चूहे भी एमए पास हैं। भाई चूहों की बात तो सच हो सकती है, मगर मैं तो इंसानों की बात कर रही हूँ। तो फिर सुन लीजिए, हमारे घर के इंसानों में एक के सिवा सब पढ़े लिखे थे। हाँ, अब आप सच बोले। यही तो मैं भी कह रही थी। अच्छा, अब जरा ये भी बता दीजिए कि वो एक शख्स कौन था जो पढ़ा लिखा ना था? हमारा बावर्ची सिकंदर। आपका बावर्ची यानी सिकंदर बेचारा जाहिल था क्या? जी हाँ। आपको कैसे पता चला? अरे साहब, वो पड़ोसियों के बावर्ची से रात दिन लड़ा करता था। रुस्तम पड़ोस के बावर्ची से लड़ता था? जी हाँ। पड़ोस के बावर्ची का क्या नाम था? पोरस। मगर ताज्जुब है कि आपको सिकंदर की जहालत की सिर्फ यही एक वजह याद है? नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं, मगर मुझे सिकंदर की लड़ाई झगड़े की आदत हमेशा याद रहेगी। वो क्यों? अरे साहब, इसका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। हमें भी सुना दीजिए फिर आप। हमारा बावर्ची सिकंदर पड़ोस के खानसामा पोरस से हमेशा लड़ा करता था, और हम सब बहन भाई अपने मकान की छत पर चढ़कर उनकी लड़ाई देखा करते थे। उन्हीं दिनों हमारा तारीख का इम्तिहान था। पर्चे में सवाल आया कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई का हाल बयान करो। हमने उसी रोज गली में उन दोनों को लड़ते हुए देखा था। बस हमने बहुत मजे ले लेकर और नमक मिर्च लगाकर उनकी लड़ाई का हाल लिख दिया। फिर हमारे पर्चे में दूसरा सवाल ये था कि पोरस के हार जाने के बाद जब सिकंदर ने उससे पूछा कि बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पोरस ने क्या जवाब दिया, हमने झट इसका भी जवाब लिख दिया। क्या लिखा आपने? सिकंदर ने पूछा, बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, वही सलूक जो एक बावर्ची दूसरे बावर्ची के साथ करता है। जवाब तो बिल्कुल सही था। तो फिर क्या सुलूक हुआ? किसके? बावर्ची के साथ? जी नहीं, आपके साथ। न पूछिए, हमारे तारीख के मास्टर साहब ने मेरे दोनों कानों के साथ वो सलूक किया जो सलूक बावर्ची चपातियों के साथ करता है। यानी उन्होंने मेरे कानों को खूब गर्म किया, लाल किया, यहाँ तक कि वो फूल का कुप्पा हो गए। ओफो, इस वक्त तो गरम गरम फूली हुई चपातियां खाने को दिल चाह रहा है। अरे सिद्धू भाई, आपने घबरा कर अपने दोनों कान क्यों छुपा लिए? आप मेरे कान खाएंगे? हाँ, अगर आपके कान पक गए हैं तो जरूर खाऊंगा। नहीं 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 आब्दी भाई, नहीं। सिद्धू भाई के कान ना खाइएगा, वरना आपके पेट में दर्द हो जाएगा। वो क्यों? ये सिद्धू भाई कानों के कच्चे हैं। अरे भाई, आप लोग कान को जुमलों में इस्तेमाल करते रहे तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई का वो दिलचस्प वाकया तो रह ही जाएगा। हाँ सिद्धू भाई, जरा हमें भी सिकंदर और पोरस की लड़ाई का हाल सुनाइए। मगर आप कौन सी लड़ाई का हाल सुनेंगे? पहले लड़ाई का नंबर बताइए। क्या मतलब? हम समझे नहीं। अरे साहब, जिस तरह पानीपत की पहली लड़ाई, फिर दूसरी लड़ाई और फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसी तरह हमारे बावर्चियों की भी 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो आपका मतलब है कि दोनों मर्तबा हैट्रिक हुई थी? जी हाँ।
मगर 3 लड़ाइयों में बेचारे पानीपत का क्या हाल हुआ होगा। अरे साहब, बेचारे का पित्ता पानी हो गया। और 3 लड़ाइयों में बावर्चियों का क्या हाल हुआ? एक बावर्ची का कीमा कुटा, ओहो। दूसरे का भुर्ता बना। चलिए तो फिर नमक मिर्च लगाकर उनकी लड़ाई का वाकया सुनाइए। बावर्चियों का किस्सा है, उसमें अगर प्याज का बघार भी लग जाए तो बहुत मजा आएगा। अरे साहब, आप किस्सा सुनेंगे या खाएंगे? पिएंगे। तो सुनिए। हमारे बावर्ची का नाम सिकंदर था। पड़ोसियों के बावर्ची का नाम वैसे तो कुछ और था, मगर वो सिकंदर से हर रोज लड़ा करता था, इसीलिए महल्ले वालों ने उसका नाम पोरस रख दिया। एक रोज पोरस ने सिकंदर से कहा कि तुम जो हर सुबह घर का सौदा खरीद कर लाते हो, उसमें तुम पैसे मारते हो। इस पर सिकंदर ने कहा, तुम जानबूझकर ज्यादा खाना और रोटियां पकाते हो। जो बहुत सा खाना बच रहता है उसे तुम मजे से अपने घर ले जाते हो। फिर क्या हुआ? दोनों दौड़कर अपने अपने बावर्ची खानों में गए और हथियार उठा लाए। बंदूक या पिस्तौल? हाँ जी नहीं, सिकंदर तो लकड़ी का बेलन लाया और पोरस लोहे की फुकनी ले आए। हाय हाय हाय, दोनों ने एक दूसरे के सर फाड़ डाले होंगे। अरे साहब, वो अगर ऐसे बहादुर होते तो उनके दरमियान बस एक ही लड़ाई होती और वही उनकी जिंदगी की पहली और वही आखिरी लड़ाई होती। अच्छा तो बताइए गली में क्या मंजर था? हाँ, दोनों बावर्ची आमने सामने सफारा हो गए। सिकंदर बोला, मैं तेरा मगज निकाल दूंगा। पोरस ने कहा, मैं तेरी सिर तोड़ दूंगा। सिकंदर ने कहा, मैं तेरी कलेजी चबा लूंगा। पोरस बोला, ऐसी मार लगाऊंगा कि तेरी हड्डियां भी गल जाएंगी। उसके लिए तो प्रेशर कुकर से मारना पड़ेगा। अच्छा तो फिर क्या हुआ? दोनों बावर्चियों ने एक दूसरे की यखनी पकाई या नहीं? हाँ जी नहीं, पहले सिकंदर ने अपना बेलन घुमाया, अब पोरस दौड़कर एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया। उफ़। फिर सिकंदर ने कढ़ाई उठा ली। पोरस ने उसे बड़े से तबाख पर रोक लिया। इसके बाद सिकंदर ने पतीली फेंकी, मगर पोरस साफ बच गया वाह। और उसने गरम गरम तवा फेंका। सिकंदर ने तवे को दबोचकर उसकी कालक अपने एक हाथ में भरी और पोरस की तरफ झपटा। पोरस ने दस्तरखान से अपने चेहरे को छुपा लिया और पिसी हुई मिर्चें सिकंदर की आंखों में झोंकने की कोशिश की। इसके बाद न पूछिए क्या हुआ। नहीं वे सिद्धू भाई बताइए कि फिर क्या हुआ? अरे साहब, उसके बाद खून खराबा हो गया। क्या मतलब? क्या चाकू चल गए? जी हाँ, वो कैसे? जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो सिकंदर अपने बावर्ची खाने से एक छुरी उठा लाया। अरे, पोरस ने आओ देखा न ताओ और वो एक जिंदा मुर्गी ले आया। सिकंदर ने जैसे ही छुरी का वार किया, पोरस ने झट मुर्गी की गर्दन आगे कर दी। अपनी अपनी छतों से तमाशा देखने वालों ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगाया। दोनों बावर्चियों के कपड़े खून में तरबतर हो गए। हाय हाय। मामला इतना संगीन हो गया तो महल्लेदारों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया और इस तरह उस रोज पोरस ने मुर्गी का सालन पकाया। ओफो। वाह। तो ये बताइए कि आखिर इस कहानी का नतीजा क्या निकला? नतीजा इस कहानी का ये निकला कि बेचारा पोरस मुर्गी ज़िबा करते हुए घबराता था और जिस रोज उसे मुर्गी पकाने का हुक्म मिलता था, उस रोज उसे सिकंदर से लड़ाई करनी पड़ती थी। तब कहीं जाकर उसकी मुर्गी ज़िबा होती थी। तो सिद्धू भाई, जब आपने अपनी इम्तिहान की कॉपी में ये किस्सा लिखा तो आपको क्या मिला? मुर्गी का अंडा। सिद्धू भाई, जी आबिदी भाई। सिद्धू भाई, आप अगर जंगल में चले जा रहे हो और सामने से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? अरे साहब, मैं लपक कर दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। और अगर वो शेर भी दरख्त पे चढ़ गया? नहीं, शेर दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। अच्छा फर्ज कीजिए कि वो चढ़ गया, तो मैं कूद पड़ूंगा और भागूंगा। और अगर शेर भी कूद पड़ा और आपके पीछे दौड़ा? तो मैं दरिया में छलांग लगा दूंगा। और अगर शेर ने भी दरिया में छलांग लगा दी? जी नहीं, नहीं साहब, शेर दरिया में छलांग कभी नहीं लगाता। अच्छा फर्ज कीजिए कि उसने छलांग लगा दी, तो मैं तैरकर दूसरे किनारे पर चला जाऊंगा। और अगर शेर भी तैरकर दूसरे किनारे पे चला गया तो आप क्या करेंगे? नहीं आबिदी भाई, शेर को तैरना नहीं आता, वो दूसरे किनारे पर नहीं आएगा। अच्छा फर्ज कीजिए कि वो तैरने में कामयाब हो गया और दूसरे किनारे पे पहुंच गया, फिर बताइए आप क्या करेंगे? मैं एक शर्त पर बता सकता हूँ। वो क्या? पहले ये बताइए कि आप मेरी तरफ हैं या शेर की तरफ?
जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई, जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई, दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई, दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई। जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई, जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई। दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई, दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई। चूहा बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, चूहा बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है। चूहा बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, चूहा बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है। बिल्ली बोली खुद ही ये मुझे सताता है, बिल्ली बोली खुद ही ये मुझे सताता है, चुपके चुपके आके तुम मेरी चबाता है, चुपके चुपके आके तुम मेरी चबाता है। शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम, शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम। शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम, शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम। क्यों न खा लो तुम्हें हो मुकद्दमा तमाम, क्यों न खा लो तुम्हें हो मुकद्दमा तमाम। आबिदी भाई, जी सिद्धू भाई। अगर आप हमारी मालूमात का इम्तिहान लें तो हम यकीनन फेल हो जाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि बहुत दिनों से आपने मालूमाती बातें नहीं बताई। भाई आप पूछते तो मैं जरूर बताता। आज पूछूं? जरूर पूछिए, मगर कोई आसान सी चीज पूछिएगा। अभी ईस्टर की छुट्टियों में मैं समंदर के किनारे गया तो वहाँ पानी में बहुत से छोटे बड़े समंदरी पौधे देखे। उन पौधों की जड़ें भी नहीं थीं। पानी की लहरें जब उन्हें खुश्की पर फेंक जाती तो वो सूख जाते, और नई लहरें जब उन्हें बहाकर वापस पानी में ले जाती तो वो फिर तरोताज़ा हो जाते। आज हमें ज़रा समंदरी पौधों के बारे में बताइए। देखिए सिद्धू भाई, पौधे कहाँ नहीं उगते। पानी में, मिट्टी में, समंदर के किनारों पर, बर्फ में, यहाँ तक कि गर्म पानी के चश्मों में भी पौधे उगते हैं। और समंदर के पानी में तो इतने पौधे होते हैं कि सर्दियों के मौसम में पूरे पूरे समंदर हरे हो जाते हैं। यही पौधे हमें जिंदा रखते हैं। ये पौधा एक ऐसी मखलूक है और अपनी किस्म की एक ही मखलूक है कि जो सूरज से तवानाई लेकर उस तवानाई से अपना जिस्म बना सकती है। पौधे ना हो तो ज़मीन पर ना तो इंसान हो और ना जानवर। दुनिया में लाखों तरह के पौधे हैं। बड़े बड़े शाह बलूत के दरख्तों से लेकर छोटी छोटी बारीक घास तक ये सब पौधे हैं। लेकिन इन तमाम पौधों में सबसे ज़्यादा अहम समंदरी पौधा है जिसे हम एल्गा कहते हैं। ज़मीन की 70% सतह पर समंदर फैला हुआ है और समंदर में पाए जाने वाले तकरीबन सारे ही पौधे एल्गा हैं। इसमें वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी समंदरी झाड़ियाँ तो शामिल हैं ही, लेकिन ज़्यादातर एल्गा पौधे सिर्फ एक छोटे से खलिए या सेल के बने होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। सिर्फ एक खलिए के ये पौधे समंदरी पानी की तरह ताज़ा पानी में भी होते हैं
اور ان کے اندر زندہ رہنے کا سارا بندوبست ہوتا ہے۔ ایسے 50 پودے ملا کر رکھے جائیں تو ایک ناخون بھر قطار بنتی ہے۔ یہ پودے ہرے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ہرا مادہ بھرا ہوتا ہے جو کلوروفل کہلاتا ہے۔ یہ کلوروفل دھوپ سے توانائی جذب کرتا ہے اور پودا اس توانائی کو نشاستے یا اسٹارچ میں ڈھال لیتا ہے۔ بس یہ پودا اسی نشاستے پر زندہ رہتا ہے اور اسی کلوروفل کی وجہ سے ہمارے درختوں کے پتوں کا رنگ ہرا ہوتا ہے۔ اس ننھے سے پودے کے اندر نشاستے کا چھوٹا سا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ایک مرکز یا نیوکلیس ہوتا ہے جسے پودے کا دماغ کہا جا سکتا ہے۔ پودے کی ایک آنکھ بھی ہوتی ہے جو روشنی کو پہچانتی ہے، اور 2 چھوٹے سے پتوار بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے کچھ پودے تیر بھی سکتے ہیں۔ 2 میدے ہوتے ہیں جن میں باہر کا پانی داخل ہوتا ہے اور پھر خارج ہوتا ہے، اور پودے کے باہر خلیے کی دیوار یعنی سیل وال ہوتی ہے۔ مگر یہ چھوٹے چھوٹے سارے ہی پودے ہرے نہیں ہوتے۔ پانی کے کچھ پودے بھورے اور کچھ لال بھی ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی سمندر کے پانی میں داخل ہوتی ہے تو یہ پانی روشنی کے مختلف رنگوں کو جذب کر لیتا ہے۔ روشنی کا سارا لال رنگ تو اوپر سطح ہی پر جذب ہو جاتا ہے، البتہ ہرا رنگ اور گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، مگر راستے میں وہ بھی جذب ہو جاتا ہے اور زیادہ گہرائی تک روشنی کا نیلا رنگ پہنچ پاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی سطح کے قریب پائے جانے والے الگا پودے سرخ روشنی جذب کرتے ہیں اور خود وہ ہرے نظر آتے ہیں۔ درمیانہ گہرائی والے پودے ہری روشنی جذب کرتے ہیں اور خود وہ بھورے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ گہرائی میں پائے جانے والے پودوں کا رنگ لال ہوتا ہے۔ سمندری جھاڑیاں بھی الگا ہوتی ہیں، مگر ان میں ایک نہیں بلکہ بے شمار خلیے یا سیلز ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی جھاڑیاں تو 60 میٹر تک لمبی ہوتی ہیں، البتہ زیادہ تر 1 میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ خشکی کے پودوں اور سمندری پودوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ سمندری پودوں میں حقیقی جڑیں اور حقیقی شاخیں اور پتے نہیں ہوتے۔ کناروں پر اگنے والے سمندری پودے بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ وہ چٹانوں سے چمٹے رہتے ہیں اور لہروں کے تھپیڑے کھاتے رہتے ہیں۔ پانی اتر جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں اور پانی چڑھے تو وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی سختیوں سے بچنے کے لیے قدرت نے ان کے اوپر موٹی سی ربڑ جیسی کھال چڑھا دی ہے۔ سمندروں میں رہنے والی تمام مچھلیاں یہی ایلگا پودے کھا کر زندہ رہتی ہیں۔ سمندر سے نکلنے والی بھورے رنگ کی جھاڑیاں ہمارے کام آتی ہیں۔ ان سے جو کیمیاوی مادہ نکلتا ہے وہ بناؤ سنگھار کے سامان، پالش، رنگ، کاروں کے ٹائر اور آئس کریم بنانے میں کام آتا ہے۔ لیکن یہ پودے جو سب سے بڑا کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورج کی توانائی جذب کر کے اسے نشاستہ بنانے کے عمل میں یہ پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ اسی آکسیجن کی وجہ سے ہم اور تم زندہ ہیں۔ عابدی بھائی، آپ اتنی معلوماتی باتیں بتاتے ہیں تو آپ سے ایک بات پوچھنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ آپ انسان ہیں یا لوبونگو لطیقہ؟ سدھو بھائی، آپ نے سمندر کے پودوں کی بات تو سن لی، مگر کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک مرتبہ سکندر سمندر میں اترا تھا اور پانی کی تہہ تک گیا تھا؟ ارے صاحب، اس باورچی کا سمندر کی تہہ میں کیا کام؟ میں اس باورچی کی نہیں بلکہ سکندر اعظم کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ سکندر اعظم، کیا وہ سمندر کی تہہ میں اترا تھا؟ جی ہاں، کہتے تو یہی ہیں۔ کیا اس کا بھی کوئی بہت دلچسپ قصہ ہے؟ کہتے ہیں کہ تقریباً 2300 سال پہلے سکندر اعظم شیشے کے ایک بند پیپے میں بیٹھ کر سمندر میں اترا تھا اور 2 مہینے تک وہیں رہا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باہر نکلتے وقت وہ ایک سمندری عورت بھی ساتھ لایا تھا جس کا آدھا بدن مچھلی جیسا تھا۔ دراصل ایک بہت پرانی تصویر ملی ہے جس میں یہ سارا منظر دکھایا گیا ہے، مگر صاف ظاہر ہے کہ مصور نے سنی سنائی باتوں کے مطابق تصویر بنائی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مندر کی گھنٹی سے ملتے جلتے بہت بڑے برتن کو الٹا کر پانی میں اتارا گیا تھا اور سکندر اس کے اندر بیٹھا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دھات کے کھوکھلے گولے کے اندر بیٹھا تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم اپنے ساتھ ایک مرغ اور 2 کتے بھی لے گیا تھا تاکہ خطرناک گیس کا اسے پہلے سے علم ہو جائے، مگر آج کے سائنسداں نہیں مانتے کہ سکندر اعظم نے غوطہ خوری کا ایسا کوئی تجربہ کیا ہوگا۔
غوطہ خوروں سے یا غوطہ خوری سے اسے صرف ایک مرتبہ سابقہ پڑا تھا۔ اس کے جہازوں نے طائر کی بندرگاہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس وقت دشمن کے غوطہ خوروں نے پانی کے اندر جا کر سکندر کے جہازوں کے لنگر کاٹ دیے تھے۔ مندر کی گھنٹی جیسے بہت بڑے پیالے کو الٹ کر اس کے اندر بیٹھ کر سمندر کی تہہ میں جانے والا پہلا انسان ایک یونانی ہی تھا جو پانی کے اندر مچھلیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اترا تھا، لیکن اسے ڈوبے ہوئے ایرانی جہازوں سے بہت سی چاندی اور سونا مل گیا تھا۔ لیجیے صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا تو وقت بچا ہوگا۔ جی نہیں، سارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 1 منٹ بھی نہیں بچا؟ نہ آدھا منٹ؟ جی نہیں، شاہدہ باجی 15 سیکنڈ بھی نہیں؟ مگر 15 سیکنڈ میں آپ کون سا قصہ سنا سکتے ہیں؟ ارے صاحب، ہے ایک ایسا ہی قصہ۔ اچھا بابا، تو سنائیے۔ تو سنیے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ابا حضور سبزی منڈی گئے۔